गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है जनरल एंट्रीज। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं और उसके बाद फिर हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। और मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास जो कंसेप्ट होगा वो किस पर होता है? क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर मीन्स C से कैपिटल, L से लाइबिलिटी, E से एक्सपेंसेस, A से एसेट्स और R से रेवेन्यू। तो आप लोगों को जो मैं जनरल एंट्री सिखाऊंगा वो मॉडर्न अप्रोच से सिखाऊंगा। ट्रेडिशनल अप्रोच को आप सिर्फ ये समझने के लिए रखिए कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। क्योंकि जब आपको MCQs आएंगे तो MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि पर्सनल मीन्स सैलरी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इट इज नॉमिनल अकाउंट। इतने आसान क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, कोई और भी पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज पूछ सकते हैं। तो जब आपने जनरल एंट्रीज करनी है, चाहे आप जिस मर्जी मेथड से करें, आपने जनरल एंट्रीज या फिर आपने लिखना है कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, वो आपका सही होना चाहिए। Either you're doing it with the traditional approach or you're doing it with the modern approach। तो हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, इजी है मॉडर्न अप्रोच से करना। जिसको ट्रेडिशनल से अच्छा लगता है वह ट्रेडिशनल से भी कर सकता है, मैंने ट्रेडिशनल भी सिखाया है। तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लियर में जो कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, इन तीन का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? जब हम लेजर अकाउंट्स पढ़ेंगे, जनरल एंट्रीज के बाद लेजर पढ़ेंगे, या जब हम बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे, तब ये डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है, ये तब और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए क्या आ गया कि लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए अगर ये इंक्रीज होंगे तो इन्हें हम क्रेडिट करते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, उन्हें क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। और अगर ये डिक्रीज होंगे तो इन्हें हम डेबिट करेंगे। ये याद रखिएगा, दिमाग में घुस जाना चाहिए ये जो मैंने बताया, ये जो रूल। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज करेंगे तो डेबिट। और एसेट और एक्सपेंसेस के लिए, एसेट एंड एक्सपेंसेस के लिए अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट। एसेट्स इंक्रीज कैसे हुए? मेरे पास दो गाड़ियां हैं, मैंने एक और गाड़ी खरीदी, नंबर ऑफ कार्स अब मेरे पास ज्यादा हो गए, तो इंक्रीज हुआ, तो इसे हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी? मैंने किसी से उधार लिया, मैंने किसी से सामान उधार पर खरीदा, तो जिसे सामान उधार पर खरीदा वो मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। और पहले अगर मैंने उसे 2000 रुपए देने थे, अब मैंने 5000 का और सामान खरीदा, नाउ आई एम सपोज टू पे हिम 7000, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो कुछ आइटम्स रिवाइज करने के लिए लिखे यहां पर मैंने कि इन्हें क्या क्या करेंगे हम। कैश, ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल है, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, या इनमें से क्या चीज है? एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं। थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा। तो कैश के लिए क्या आ जाएगा? कैश इज एसेट, ये हमारी प्रॉपर्टी है, पोजेशन है। बैंक प्रॉपर्टी है, पोजेशन है, इट इज एसेट। पंजाब नेशनल बैंक, JKB, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, या फिर आप कोई भी HDFC बैंक, तो जितने भी बैंक्स होते हैं दे ऑल आर, उनको हम एसेट्स मानते हैं। कैपिटल बेसिक्स टर्म्स में मैंने बताया कि ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। और बिजनेस और दुकानदार दोनों का अलग अलग वजूद होता है, दोनों अलग हैं, एक ही चीज, एक एंटिटी नहीं है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दुकान और दुकानदार, अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े होते तो आज मैं कैसे समझा सकता हूं
कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अगर आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझा होगा तभी आपको समझ आएगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि दुकान और दुकानदार दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए जब दुकानदार ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस ने वो पैसा दुकानदार को पे करना है, इसलिए वो लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझा होता पहले तो मेरे लिए यह चीज समझानी पॉसिबल नहीं है। ड्रॉइंग्स, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है टाइम टू टाइम। वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से, उससे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग से बिजनेस की कैपिटल, ड्रॉइंग से प्रोप्राइटर की बिजनेस में जो कैपिटल है वो कम होती है। तो कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। तो ड्रॉइंग्स को भी हम लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, परचेजेस। परचेजेस एक्सपेंस। बिजनेस के लिए हमने कोई भी चीज खरीदी, परचेज किया, रॉ मटेरियल खरीदा, गुड्स खरीदी, तो इट इज इनडायरेक्टली इट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, तो इसलिए इधर हमने एक्सपेंस लिख दिया। सेल्स, सेल की गुड्स बेची, पैसा आया, रेवेन्यू। मेरे बेसिक्स टर्म्स में मैंने एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम, वो सब चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। उनको पढ़िएगा, माइन्यूटली पढ़िएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड अंतर बहुत सटल्ड अंतर है, उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तो वो बच्चों को क्लियर नहीं होता है। वो एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम सबको एक ही तरह सोचते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटर्स। इसमें बी वर्ड साइलेंट है, इसे हम डेटर्स कहते हैं। तो डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट होता है। मैंने किसी को उधार पर सामान बेचा, अब उससे मैंने पैसा लेना है, तो मेरे लिए डेटर्स बन जाएंगे। इंटरेस्ट पेड, मैंने इंटरेस्ट पे किया, ये मेरे लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट पेड खर्चा, एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, मेरे को डिस्काउंट मिला, मैंने किसी को 1100 रुपीज पे करने थे, अब उसने मेरे को कहा कि आप सिर्फ 1000 रुपीज पे कर दो। 100 रुपीज मैंने कम पे किए तो 100 रुपीज मुझे फायदा हुआ, मैंने डिस्काउंट कमाया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज माई रेवेन्यू। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जब हम किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स या सुफिक्स, ये ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रहा हूं, वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी कैसे बन गया? लायबिलिटी कैसे? आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस मैंने किसी को सैलरी पे करनी थी, अभी तक पे नहीं की। पे करनी थी बट किसी कारणवश मैं उसे पे नहीं कर पाया, अब वो मेरे ऊपर बोझ है उसको सैलरी पे करना, मेरे लिए बर्डन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सैलरी पे करना, तो वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो लायबिलिटी बन जाएगी। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड का मतलब एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो मेरे को इंटरेस्ट मिलना था बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिला, मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिला अभी। तो जो इंटरेस्ट मेरे को अभी नहीं मिला तो वो अब मेरे लिए प्रॉपर्टी बन गया, मेरा एसेट बन गया। मैंने ए से इंटरेस्ट लेना था, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, उसने पैसा नहीं दिया अभी मुझे, तो ही इज नाउ माई एसेट, माई प्रॉपर्टी, बिकॉज आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम मिस्टर ए, तो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म पर, उधार पर, लीज होल्ड का मतलब लीज पर, लॉन्ग टर्म के लिए हमने को प्रॉपर्टी ले ली। यूजुअली लीज पर जो होती है वो 99 ईयर्स के लिए होगी, तो लीज पर हमने प्रॉपर्टी। अब आप देखेंगे जम्मू में कई इंडस्ट्रीज हैं जो बाहर से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उन्होंने यहां पर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की हैं। उन्होंने बिल्डिंग, उन्होंने जगह खरीदी नहीं है, उन्होंने वो जगह लीज पर 99 ईयर्स, 50 ईयर्स, इतने टाइम के लिए लीज पर वो जगह ली है, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज इज अ एसेट। बैड डेट्स रिटन ऑफ, बैड डेट्स, डेट्स कहां से? डेट से बनते हैं डेटर। तो जो मेरे डेटर्स थे, जो मेरे डेट्स हैं, मैंने किसी से पैसा लेना था, वो जब बैंकरप्ट हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, मेरा पैसा जब डूब जाएगा, तो बैड डेट्स हो जाते हैं, वो एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी एसेट। बैड डेट्स रिकवर्ड, मेरे को पैसा मिल गया, मेरा जो पैसा डूब गया था अब वो पैसा मेरे को रिकवर हो गया, मेरे लिए फायदा है, मेरे लिए इनकम है, तो इट इज माय रेवेन्यू। बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से हमने उधार लिया होता है, आम लैंग्वेज में आप यूज करें बैंक लोन, मगर टेक्निकल इसमें वर्ड आता है कैश क्रेडिट। लिमिट ली होती है, लिमिट भी एक किस्म का लोन। जो लिमिट होती है वो बिजनेस मैन को ही, बिजनेस हाउसेस को ही लिमिट मिलती है, कैश क्रेडिट लिमिट। तो बैंक ऐसे जो लोन और लिमिट में अंतर किया जाता है कि जो हमने लोन लिया होता है वो फिक्स्ड पूरी की पूरी अमाउंट हमें मिली होती है, और जो लिमिट होती है उसमें आता है कि मेरे को 10 लाख तक का लोन उधार बैंक ने सैंक्शन कर दिया, लिमिट है 10 लाख तक की, मैं 5 लाख भी ले सकता हूं, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो वो जब मैंने लोन लिया होगा पूरा 10 लाख, तो मेरे को पूरे 10 लाख पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और लिमिट में क्या होता है कि जितनी मेरे को जरूरत पड़ती जाएगी, मैं चाहे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो लिमिट मींस मैं 10 लाख से ज्यादा उधार नहीं बैंक से ले सकता। लिमिट मींस लोन की एक अमाउंट फिक्स कर दी। और इसमें क्या जाता है कि मेरे को पूरे 10 लाख रुपए पर इंटरेस्ट, एज ए बिजनेसमैन मुझे पूरे अमाउंट पर लोन, पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। जितना यूज मनी कर रहा हूं, आज मैंने 5 लाख यूज किया, मैं 5 लाख पर इंटरेस्ट दूंगा। मैंने 6 लाख यूज किया, मैं 6 लाख रुपए पर इंटरेस्ट पे करूंगा। तो उसमें ईजी हो जाता है बिजनेसमैन के लिए जो इंटरेस्ट पे करना, कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि कई बार बिजनेसमैन को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ही हैज टू ओवरड्रा द अमाउंट। मीन्स बिजनेसमैन को 11 लाख मीन्स 1 लाख रुपया और की जरूरत पड़ेगी। 10 लाख का उसने बैंक से उधार लिया हुआ है, बट उसे 1 लाख रुपए की और इमीडिएटली जरूरत पड़ेगी, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। तो उसका बिजनेस में बड़ा अच्छा रसूख है, गुडविल है, रेपुटेशन है, तो वो जो बिजनेसमैन है वो मैनेजर से बात करेगा, और मैनेजर अपनी पावर्स को यूज करते हुए बिजनेसमैन की पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए, रेपुटेशन को देखते हुए उसे 1 लाख रुपया ऑन हिज ओन, मीन्स उसके पास पावर्स होती हैं, वो बिजनेसमैन को 1 लाख और ओवरड्रा करने की इजाजत दे देता है। मीन्स नाउ बिजनेसमैन कैन टेक 11 lakhs, 10 लाख तक का उसने उधार लिया हुआ था, अब वो 1 लाख का और उधार ले सकता है। दैट मीन्स टोटल उधार कितना हो गया? 11 लाख का। तो 1 लाख जो उसने एक्स्ट्रा लिया उस पर उसको इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, और वो बैंक के लिए, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी आ जाती है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट। प्रीपेड रेंट, हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो जो रेंट मैंने एडवांस में पे कर दिया वो मेरे लिए एसेट बन जाता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कुछ भी होगा। कैरेज खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। इनवर्ड मीन्स मैंने कोई सामान खरीदा, वो सामान अब जब मेरी फैक्ट्री में, मेरी प्रीमिसेस में आएगा, उसके लिए जो मैं चार्जेस पे करूंगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। अंदर सामान आने के लिए पैसा दिया। मैं जब कोई सामान बेचता हूं, होम डिलीवरी करता हूं, मेरे पास कोई कस्टमर आता है कि भाई फ्रिज लेना आपसे, मेरी फ्रिज की शॉप है, बताया ही नहीं था पहले आपको मैंने, तो मेरे पास कोई कस्टमर आया कि फ्रिज मुझे खरीदना, मगर आप घर पहुंचा दीजिए, पैसे मैंने नहीं देने, होम डिलीवरी आप कर दीजिए। तो ठीक है, कमा रहा हूं, तो एज ए गुडविल जेस्चर मैंने कहा ठीक है। अब मैंने ऑटो किया, ऑटो वाले को बोला कि फलां जगह जाकर ये डिलीवरी करा, और जब मैंने ऑटो वालों को जो पैसा पे किया, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स या कैरेज आउटवर्ड एक ही चीज होती है। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो मैंने खर्चा किया, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। यह भी खर्चा है, एक्सपेंस। देन गुडविल, नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एसेट है, इंटेंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इट इज एन एसेट। फर्नीचर एसेट है, वेजेस खर्चा, एक्सपेंस। एक क्वेश्चन पूछता हूं, डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज। सैलरीज और वेजेस के बीच में क्या अंतर है? सोचिए, जिन जिन बच्चों को आता है साइड पर आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें वेजेस पे की जाती है, वर्कर्स को वेजेस पे की जाती है। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं एम्प्लॉइज को सैलरी पे की जाती है। क्या होगा, वर्कर्स को वेजेस पे की जाती हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, एम्प्लॉइज जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें सैलरीज पे की जाती है। जो वेजेस जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉइज भी कहते हैं। अब फैक्ट्रीज में देखेंगे यूजुअली जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स की जो ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगी, कई जगह पर जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पर कुछ डेकोरम होता है। तो वहां पर जो उनकी जो यूनिफॉर्म जो कलर होगा उनकी ड्रेस का, दैट विल बी नेवी ब्लू, डार्क ब्लू कलर होगा कि उन पर मैली ना हो जाए, गंदी ना लग जाए, तो उनका कलर जो होता है वो ब्लू। तो वाइट ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉइज वो कौन से होते हैं, उन्हें क्या मिलती है, वेजेस। और जो ऑफिस में काम करते हैं यूजुअली वो लाइट कलर, कुछ भी हो सकता है, बट एक डेकोरम के लिए उन्हें लाइट कलर के एक डिसेंट कपड़े डालकर आने पड़ते हैं। तो यूजुअली वाइट कलर या क्रीम या लाइट कलर की जो कि यूनिफॉर्म जो होगी या शर्ट होगी तो उन्हें वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉइज कहते हैं। तो वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉइज जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें सैलरीज पे की जाती है। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं वाला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं ये वाला। देन is investments, it is asset, investments is assets। excise duty खर्चा किया, it is expense। creditors पैसा पे करना है, this is my liability। repairs खर्चा, expense। परचेज रिटर्न्स ध्यान से समझेंगे, परचेजेस मैंने अभी इधर समझाया था, परचेजेस इज एक्सपेंस। तो मैंने किसी से सामान खरीदा, ठीक है, उनमें से कुछ चीजें मेरे को पसंद नहीं आई, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्वांटिटी ज्यादा आ गई, कोई कारण हो गया, मैंने वो वापस कर दी, तो परचेज रिटर्न को भी हम एक्सपेंस की कैटेगरी में लेंगे। तो ये जो परचेज होगा, जब हम परचेज करते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न में एक्सपेंस डिक्रीज हुआ। परचेज रिटर्न में क्या हो गया, मैंने जो खर्चा किया था मैंने गुड्स वापस कर दी, तो मेरा जो एक्सपेंस है वो कम हो गया। तो अगर एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये चीजें जब आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल पता होगी और ये रूल आपको मैंने बताया तो जनरल एंट्री में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। देन सेल रिटर्न, सेल्स बताया था इट इज रेवेन्यू, और रिटर्न मींस मैंने किसी को सामान बेचा, उसने मेरे को वापस कर दिया, मेरा रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, तो इसको भी रेवेन्यू करें लेंगे। और जब रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, उसे क्या करते हैं हम, डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस शायद हमने पहले पढ़ा था, इट इज एसेट। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, वापस करना है, दिस इज माई लायबिलिटी। एडवांस इनकम, मेरे को कुछ पैसा एडवांस में मिल गया, मेरे को पैसा एडवांस में मिल गया, दिस इज माई लायबिलिटी। मेरे पास बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं, जैसे मेरा ग्रुप शुरू हुआ उन्होंने आते ही मेरे को फीस पे कर दी, अब मेरे लिए वो बच्चे क्या हैं, दे आर माई लायबिलिटी, मेरे लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, बिकॉज ऑफ टेकन मनी फ्रॉम देम, और मैंने उनसे पैसा लिया, अब उनको पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए बर्डन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी लायबिलिटी है। तो कोई भी पैसा अगर एडवांस में मिलेगा तो उसके बदले में हमें अपनी सर्विसेज रेंडर करनी होंगी, गुड्स हमें उनको बेचनी होंगी, तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, अभी यही याद रखिए, बिल्स पेबल इज लायबिलिटी। लेटर किसी लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में। सो राइट नाउ अभी इतना ही याद रखिए, बिल्स पेबल इज लायबिलिटी एंड बिल्स रिसीवेबल इज एसेट। मोटर व्हीकल प्रॉपर्टी है, एसेट। डोनेशन, किसी को पैसा डोनेट किया, किसी को गुड्स डोनेट की, खर्चा है, एक्सपेंस। लॉस ऑफ स्टॉक एक्सपेंस है। तो यहां पर जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, एक बेसिक आपसे डिस्कस किया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फिर कुछ एंट्रीज आपसे मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन हमने लिखी जनरल एंट्री के लिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको
क्रेडिट करना है। हमने इसका फॉर्मेट अभी नहीं सीखना, फॉर्मेट आपको मैं बाद में बताऊंगा। आपको अभी ये मालूम होना चाहिए कि किस एंट्री को, किस आइटम को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या आ गया, आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं। कम से कम 2 अकाउंट्स होंगे। अभी इनिशियली आपको मैं सिर्फ 2 अकाउंट्स वाली ही जनरल एंट्री समझा रहा हूं, तो आपने देखना है कि कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब अगर जो 2 अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हैं उनकी टाइप क्या है, मीन्स वो एसेट है, मैं मॉडर्न अप्रोच से सिखा रहा हूं कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है या इनकम है। और थर्ड स्टेप जो अभी मैंने बताया कि अगर एसेट है इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो वो हम करेंगे और लास्ट में हम उसके आगे डेबिट या क्रेडिट लिख देंगे। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो बिजनेस में कैश लेकर आया। क्या लेकर आया बिजनेस में? कैश लेकर आया। तो और जो पैसा लेकर आया, कैश लेकर आया बिजनेस में, उस मनी को कलेक्टिवली हम कैपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल कहते हैं। तो इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक आ जाएगा हमारे लिए कैश अकाउंट, A/C मीन्स अकाउंट, और दूसरा कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश क्या है? कैश इज एसेट फॉर अस। कैश हमारे लिए क्या है? कैश हमारे लिए एसेट है, ठीक है जी। और कैपिटल तो कैपिटल ही है। जब बिजनेस में वो कैश लेकर आया तो बिजनेस में जब कैश लेकर आएगा तो कैश से इंक्रीज होगा बिजनेस में या डिक्रीज होगा? मैंने बिजनेस में 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आया तो बिजनेस में कैश क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, ठीक है। और कैपिटल जब लेकर आएगा तो बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज होगी। कैश लेकर आया, दुकान खोली, दुकान में मैंने 1 लाख रुपया शुरू करने के लिए 1 लाख रुपया दुकान के लिए रख दिए, तो 1 लाख रुपया मैंने कैश रखा। तो दुकान में पहले 1 रुपया नहीं था, अब कितने हो गए? 1 लाख। तो कैश कितना दुकान में पड़ा हुआ है? 1 लाख। और ये जो 1 लाख रुपीज है, इट इज नथिंग एल्स बट कैपिटल। तो कैपिटल हमारे पास अब कितनी होगी? पहले कैपिटल 0 थी, अब हमारे पास कैपिटल 1 लाख हो गई है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो रूल क्या था अब हमारे पास? अगर एसेट इंक्रीज होता है, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं? डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम? डेबिट। और अगर लायबिलिटीज ये कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जब एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे तो एमसीक्यूज में आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो एंट्री लिखी है तो बताओ डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, या डेबिटेड लिखा होगा तो क्रेडिट वाली आइटम आपने बतानी होगी। लिखना किस वे से है वो मैटर नहीं करता। इस समय आपको यह मालूम होना चाहिए कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास दी गई है गुड्स परचेज फॉर कैश। मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था कि अगर हमने कोई गुड्स खरीदी, कोई भी चीज खरीदी अपने बिजनेस के लिए, यूज के लिए मींस लॉन्ग टर्म यूज के लिए अगर खरीदी है, बेचने के लिए अगर नहीं खरीदी तो वो हमारे लिए एसेट बन जाता है। बेसिक्स टर्म्स में बताया हुआ है। और अगर हमने कोई चीज खरीदी बेचने के लिए, जिस गुड्स में मैं डील करता हूं, बिजनेस करता हूं, मेरे कपड़े की दुकान है, मैंने कपड़ा खरीदा, कपड़ा किसके लिए खरीदा? बेचने के लिए। जब मैं उस कपड़े को खरीदूंगा तब परचेज वर्ड यूज होगा। और मैंने अपने कपड़े की दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा, वो फर्नीचर मैंने किसके लिए खरीदा? बेचने के लिए नहीं खरीदा, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा। तो अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो वो एसेट बन जाएगा, तो हमने एसेट का नाम लिखना होता है, तब हम परचेज वर्ड नहीं लिखते। परचेज वर्ड तब हम नहीं लिखते। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसमें क्या आ जाएगा? एक आगे हमारे पास परचेजेस अकाउंट,
और खरीदा किस पर हमने, किस पर गुड्स खरीदी, कैश पर। तो दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक होगा परचेजेस अकाउंट और दूसरा आ जाएगा कैश अकाउंट। परचेजेस क्या होता है, परचेजेस अभी आपको बताया था मैंने, एक्सपेंस होता है, कैश एसेट होता है। तो जब हमने गुड्स खरीदी, परचेज किया, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं उसके, हम डेबिट करते हैं। मैंने गुड्स खरीदी, कैश मेरा डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हुआ, मैंने गुड्स खरीदी, कैश चला गया, तो कैश डिक्रीज हुआ। अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये जो भी मैं आपको ट्रांजैक्शन, जितना भी ये जो यहां पर कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये आप प्रैक्टिस जब आप करेंगे और कोई हल नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रैक्टिस आ जाएगी, आप बार बार जब आप करेंगे तो ये जो भी मैं लिख रहा हूं, ये लिखना इन फ्यूचर आपने इसे लिखना नहीं है, इट विल बी इन योर माइंड। आप माइंड में चीजें कैलकुलेट करेंगे और सीधे बताएंगे कि भाई इसको डेबिट करना है और इसको क्रेडिट करना है। आपका थिंकिंग प्रोसेस, जैसे जैसे आप इसे यूज करते चलेंगे, आपका थिंकिंग प्रोसेस चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये कैलकुलेशन जो होगी वो कॉपी से दिमाग में, और इट विल टेक हार्डली 2, 3 और 5 सेकेंड्स। तो उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और ना ही इससे ज्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, अगर कभी भी क्वेश्चन में जैसे नाम लिखा होगा, इधर क्या लिखा था, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो ये कैश पर थी, बट अगर कभी भी नाम लिखा होगा और आगे कैश वर्ड नहीं लिखा होगा, आगे कैश वर्ड नहीं लिखा होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अगर नाम लिखा होगा इट मींस ये उधार पर ली हुई है, ये क्रेडिट पर है। तो अगर क्रेडिट पर है तो क्रेडिट पर किससे लिया है, मोहन से लिया है, तो हम मोहन का नाम लिखेंगे इधर। और जब भी हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो उसके साथ हम अकाउंट वर्ड नहीं लिखते, हम लिखेंगे सिर्फ मोहन। तो अगर कई बच्चों का मन होता है कि भाई सभी में हम अकाउंट लिख रहे हैं, हमने इसके साथ भी अकाउंट लिखना है, तब आप अपॉस्ट्रोफी एस वर्ड यूज करेंगे, मोहन्स अकाउंट लिखेंगे। तब आप क्या लिखेंगे, मोहन्स अकाउंट। अगर आपने सिर्फ मोहन अकाउंट लिख दिया, अगर आपने सिर्फ मोहन अकाउंट लिख दिया तो फिर गलत होगा, वो गलत हो जाएगा। तो गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, तो इसमें कौन कौन से दो आइटम्स आ जाएंगी, एक आ जाएगा हमारे पास परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, और किससे खरीदा, मोहन से खरीदा, तो मोहन्स अकाउंट, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। क्या लिख दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। परचेज आपको क्या बताया था, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट। और मोहन, जिससे मैंने उधार पर कुछ खरीदा, जिससे मैंने उधार पर खरीदा, अब वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, मेरे लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी मेरे लिए, लाइबिलिटी। मैंने मोहन से उधार पर खरीदा, अब मोहन को पैसा पे करना मेरी लाइबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पर बोझ है, तो मोहन विल बिकम माई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हुई, अब इंक्रीज हुई। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। तो परचेज को डेबिट करेंगे और मोहन को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सैलरीज पेड 2000। सैलरीज पे की, तो दो आइटम्स आ गई, एक आ गया सैलरी अकाउंट, और सैलरी मैंने किस फॉर्म में पे की, मैंने क्या दिया सैलरी के रूप में, उसको कैश दिया ना। तो सैलरी अगर मैं चेक के माध्यम से, अगर मैं उसके सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर देता हूं सैलरी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होता है, सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ जाती है, तब बैंक होगा।
और अगर कुछ नहीं लिखा होगा देन इट मीन्स इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो वी हियर टू अकाउंट्स जो यहां पर इफेक्ट हो रहे हैं, एक आ रहा है सैलरी अकाउंट और दूसरा आ रहा है कैश अकाउंट. सैलरीज इज एन एक्सपेंडिचर. सैलरी क्या है मेरे लिए? इट इज एक्सपेंस. ठीक है जी. और कैश एसेट. मैंने तभी आप लोगों से बार बार डिस्कस किया इससे पहले वाले पार्ट में कि मेरे को आप बताइए परचेज क्या अकाउंट है, कैश कौन सा है, सेल्स कौन सा है. तो जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा आप यहां पर वो नहीं लिख पाएंगे और आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो सैलरीज एक्सपेंडिचर, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है एक्सक्यूज मी, डेबिट, और कैश इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, मैंने सैलरी पे की, कैश मेरा डिक्रीज हो गया, और अगर कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे. क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट कर देंगे. नेक्स्ट वन इज सैलरी पेड टू श्याम. सर क्या करते हो? अभी तो सैलरी पेड लिखा, अब तो सैलरी पेड टू श्याम, तो कोई अंतर है क्या? हाँ सर अंतर है. अब तो हमने सैलरी श्याम को पे की है, इधर सिर्फ सैलरी लिखा था. और जब हम यहां पर एंट्री करेंगे तो बहुत से बच्चे इस एंट्री के बाद यहां पर गलती कर देते हैं. अगर हमने कोई भी खर्चा पे किया होगा, ध्यान देना, कोई भी खर्चा अगर पे किया होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, कोई भी खर्चा पे किया होगा या कोई भी इनकम रिसीव की होगी, तो जिसको हमने खर्चा पे किया होगा, अगर वो खर्चे का नाम दिया है, खर्चा पे किया होगा, अगर वो खर्चा दिया गया, सैलरी पे की, रेंट पे किया, वेजेस पे की, कोई भी खर्चा हमने पे किया, जिसको पे किया, इट हार्डली मैटर्स. अकाउंट्स में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पे किया. वट मैटर्स इज क्या चीज, किस पर्पज के लिए पे किया. आई हैव पेड फॉर सैलरी, आई हैव पेड फॉर वेजेस, आई हैव पेड द रेंट. तो मैंने सैलरी पे की शाम को, तो शाम का नाम मैंने कहीं पर भी नहीं शो करना. बच्चे लिख देंगे हमने शाम को सैलरी पे की है तो शाम आना चाहिए और कैश आना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो हमने किसको सैलरी पे की? शाम को. बट मेरे लिए खर्चा क्या है? मेरे लिए जो खर्चा है वो शाम नहीं है, खर्चा क्या है? सैलरी. सो आई एम कंसर्न्ड विद द सैलरी अकाउंट ओनली. तो वन इज सैलरी अकाउंट, और सैलरी किस फॉर्म में पे की थी? किस में पे की थी? कैश में पे की थी. तो एक आ गया सैलरी अकाउंट, दूसरा आ गया कैश अकाउंट. सैलरी क्या है? क्या है भाई बताओ ना. एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, क्या है? एक्सपेंस. कैश एसेट. सैलरी पे की, खर्चे मेरे और ज्यादा हो गए. कैसे ज्यादा हो गए? पहले अभी तक मैंने 10,000 पे किया हुआ था, अब मैंने 1,000 और पे कर दिया, तो टोटल खर्चे कितने हो गए? पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 11. तो पहले 10 थे, अब 11 हो गए, तो खर्चे क्या हुए? क्या हो गए? खर्चे इंक्रीज हुए ना भैया, है ना, इंक्रीज हुआ. डेबिट, जब मैंने सैलरी पे की, पैसे गए मेरे पॉकेट से, तो मेरे पॉकेट में अब कितने? सेम पैसे रहे, कम हुए? कम हुए ना. डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट. नेक्स्ट वन इज मशीन परचेज्ड फ्रॉम जॉन. मशीन परचेज फ्रॉम जॉन. अब यहां पर क्या आ गया? नाम लिखा हुआ है किसका? जॉन का. अगर नाम लिखा होगा और कैश वर्ड नहीं लिखा होगा, इट मींस ये उधार पर लिया है. किस पर लिया? ये उधार पर लिया है. मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम जॉन, अगर लिखा होता मशीनरी परचेज फ्रॉम जॉन ऑन कैश, तब कैश वाली ट्रांजैक्शन आनी है. बट यहां पर क्या लिखा? मशीनरी परचेज फ्रॉम जॉन. ये उधार पर है. अगर ये उधार पर है तो दो आइटम्स आएंगी. एक आ जाएगा मशीन अकाउंट, क्या खरीदा हमने? मशीन. और किससे खरीदी? जॉन से खरीदी. अकाउंट लिखना है, मन कर रहा है लिखने का, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे साथ में.
अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, आप सिर्फ लिखते जॉन अकाउंट, गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे मैं देखता हूं जो कॉलेज लेवल पर बीकॉम पढ़ने के लिए आते हैं, एमकॉम पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको ये वाले पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, बेसिक्स नहीं क्लियर होता, वो जॉन अकाउंट लिख देते हैं। तो जिस बच्चे को ये बेसिक चीज नहीं आती, तो एक बन जाता है कि भाई इस बच्चे को आता ही कुछ नहीं है, इसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं सही ढंग से, तो उसको जो मार्किंग जब की जाती है या जो पेपर जो लिखता है इसमें, तो उसके बाकी जगह पे मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। तो मशीनीज, क्या मशीन? एसेट। जॉन से खरीदी, किससे खरीदी? जॉन से। तो जॉन मेरे लिए क्या बन जाएगा? जॉन मेरे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी बन गई? लायबिलिटी कैसे बन गया जॉन मेरे लिए? मैंने उधार पर खरीदा, अब उसको पैसा देना मेरा फर्ज है, मेरे पर कर्ज है, मेरे लिए वो बोझ है। तो एसेट क्या हुआ हमारा? एसेट इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? बोलो भाई। हां जी, थैंक यू, मेंशन नॉट है। एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो, सभी बच्चे बोले, सभी बच्चे बोले पाप नहीं चढ़ेगा, अच्छा लगेगा, याद होगा, शाबाश, अच्छी अच्छी स्माइल्स अच्छी हैं सभी की। तो डेबिट एंड क्रेडिट। द नेक्स्ट वन इज गुड्स रिटर्न टू मोहन। हमने गुड्स वापस किसको की? मोहन को। तो मोहन को मैंने कौन सी गुड्स वापस की होंगी? जो मैंने मोहन से खरीदी होंगी वही वापस की होंगी। तो इससे हम परचेज रिटर्न कह सकते हैं, इससे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर गया, वापस गया, तो वी कैन कॉल इट एज परचेज रिटर्न और वी कैन कॉल इट एज रिटर्न आउटवर्ड। तो आई विल बी यूजिंग द वर्ड परचेज रिटर्न फॉर द टाइम बीइंग। परचेज रिटर्न, और किसको वापस किया? मोहन्स अकाउंट। किसको वापस किया जी? मोहन को। परचेज रिटर्न, परचेज क्या मेरे लिए? एक्सपेंडिचर है, इधर भी एक्सपेंस लिख लेते हैं हम। ठीक है, मोहन मेरे लिए लायबिलिटी था, अभी भी लायबिलिटी है, मोहन इज लायबिलिटी। मैंने जब गुड्स जो खरीदी थी वापस की, तो उससे मेरा खर्चा डिक्रीज होगा और लायबिलिटी भी मेरी डिक्रीज होगी। मैंने मोहन से पहले गुड्स खरीदी थी, मैंने 10,000 की, जितने कितने की खरीदी थी, मैंने मोहन से 5,000 की गुड्स खरीदी थी और उसमें से 1,000 की गुड्स वापस कर दी। अब पहले मैंने मोहन को 5,000 देने थे, अब मोहन को कितने देने हैं? पहले 5 देने थे ना, 5 देने थे, 1 वापस कर दिया, 1,000 की गुड्स वापस कर दी। अब मोहन को कितना देना है? 4,000। पहले लायबिलिटी 5 की थी, अब लायबिलिटी 4 की होगी, दैट मीन्स 1,000 की लायबिलिटी कम हो गई। तो अगर 1,000 से लायबिलिटी कम होगी तो डिक्रीज होगा। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं बताएंगे मेरे को? लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, और एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज हुई डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ क्रेडिट। भाई अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं। अभी तक जितने भी में था, ऊपर डेबिट आया, नीचे क्रेडिट आया। जनरल एंट्री लिखेंगे तो हमेशा डेबिट ऊपर आएगा, क्रेडिट नीचे आएगा। बट अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं, इधर ऊपर क्रेडिट आ सकता है, नीचे डेबिट आ सकता है। मेरे को नहीं पता अभी क्या होगा, आपको तो समझा रहा हूं। ठीक है, तो मोहन डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। एमसीक्यूज में जब पूछा जाएगा तो वहां पर आप क्या करेंगे? चाहे मैंने इधर डेबिट लिखा, इधर क्रेडिट लिखा, एमसीक्यूज में तो वही लिखना है ना, किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, उसके आगे टिक लगा देना बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एंजॉय कर रहे होंगे तो ही मजा आएगा, तो ही समझ आएगा, और कंसेप्ट्स को फॉलो करो, बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। मैंने कैश बैंक में जमा किया। किस में जमा किया? कैश बैंक में। तो 2 कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? वन इज बैंक अकाउंट एंड अनदर वन इज कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट एंड द अनदर वन इज कैश अकाउंट। बैंक क्या होता है? क्या होता है जी? शाबाश, एसेट। कैश क्या होता है? एसेट।
मैंने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में मेरा बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया और मेरे पॉकेट में जो पैसा था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक इंक्रीज और कैश डिक्रीज। अगर बैंक इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, और अगर कैश डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। हमने अगर, ओनर ने अगर कोई भी गुड्स बिजनेस से या कोई भी कैश बिजनेस से विड्रू किया होगा पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो दो ट्रांजैक्शंस, कौन से दो अकाउंट कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं? वन इज ड्राइंग्स अकाउंट, और ड्राइंग जो उसने की है किस फॉर्म में की है? अगर कुछ नहीं लिखा, विड्रू वर्ड लिखा, विड्रू मीन्स कैश में ही लिया होगा, गुड्स कैश में ही कुछ विड्रॉ किया होगा, कैश विड्रॉ किया। तो ड्राइंग्स मैंने आपको पहले बताया था कि कैपिटल की तरह ही इसको मानते हैं, इट इज कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया ना, जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया होता है उस पैसे को कैपिटल कहते हैं, और उस पैसे में से ही ओनर ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, तो इट इज कैपिटल, नथिंग एल्स। और कैश क्या था? कैश इज एसेट। कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? कैपिटल से पैसा निकाला तो कैपिटल डिक्रीज, और एसेट जो कैश था, बिजनेस से कैश भी कम हो गया, वो भी डिक्रीज। तो जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ 9 ट्रांजैक्शंस अभी की हैं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा लालच में अभी नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से समझिए, अच्छे ढंग से इनको फॉलो करिए। अगर आपको अच्छा लगा तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तब भी लिखिए, ठीक है ना। लाइक्स पर लाइक्स होने चाहिए अगर अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक पर डिसलाइक करते चलो, कुछ भी होगा, हमें रिस्पॉन्स, आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अगर अच्छा लगेगा, लाइक आएंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, और मोटिवेशन मिलेगी, और जोर लगाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तब भी लिखो, ताकि मैं जब नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करूं, मैं उन कमियों को दूर करूं और बेहतर, तब भी बेनिफिट क्या है आपके लिए, और बेहतर लेक्चर तैयार करूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।